Good morning, students. This is class 12 biology. We were chapter 15, biodiversity and its conservation. Biodiversity conservation में हमने starting से सारे topics समझते हुए हम आए हैं, and in that number one topic was the types of that biodiversity. So there are three types of biodiversity we have studied. One is species diversity. First one is genetic diversity, species diversity, and third is the ecosystem diversity. There are different types of ecosystem also. So this is the PowerPoint which is there, and a species area relationship given by Van Humboldt, and in that we seen that the area when plotted with the species richness on the y-axis and the area on the x-axis, we get a rectangular hyperbola graph. And this rectangular hyperbola can be also changed into a logarithmic equation, और उससे log scale बनता है और log scale फिर straight line होता है. इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इकोसिस्टम जो है उसी पे ही हमारी स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, प्रोडक्टिविटी होना ज़रूरी है, इकोसिस्टम हेल्थ मेंटेन होना ज़रूरी है. सो दिस इज द थिंग. ह्यूमन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम के रिसोर्सेज जो है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं. कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ, बहुत सारे एक्सटिंक्शन में कल हमने देखा था कि रोल होता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटिंक्ट हो रही हैं चीज़ें. ये कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जो दिखाए हुए हैं. डोडो ऑफ मॉरिशस एंड क्वागा ऑफ अफ्रीका, स्टेलर सी काउ और थैलेसीन. एंड मास एक्सटिंक्शन कुछ हुए हैं बड़े, 5 मास एक्सटिंक्शन. अब 6th एक्सटिंक्शन हो रहा है और 6th एक्सटिंक्शन में प्रेजेंटली ये प्रोग्रेस में है. 1000 टाइम फास्टर इसकी स्पीड है. इकोलॉजिस्ट ने वार्न किया है कि हाफ ऑफ द स्पीशीज इससे ख़त्म हो सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाएगी तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये हो सकती हैं कि प्लांट की प्रोडक्शन में डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेंट्स सच एज ड्रॉट, सूखा वहाँ पर नहीं आ जाए अगर ऐसे एरिया में जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है, तो वहाँ पर अगर ड्रॉट होगा तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगा. तो ऐसी चीज़ें इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम करेंगी वहाँ पर फिर प्लांट प्रोडक्शन में मुश्किल होगी. प्लांट नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, तो इस तरह से डिस्टर्बेंस होती है. इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, कुछ इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मतलब वेरिएशन आने लगते हैं इकोसिस्टम्स, डिफरेंट तरह के चेंजेस देखने को. जैसे अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कभी भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या कभी भी सर्दी है तो सर्दी बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाती है, या बारिश होने लगती हैं. तो सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होने लगेंगे ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पर स्टेबिलिटी कम है, यहाँ स्पीशीज कम है. कॉजेज कल देखे थे हमने, पुराने वीडियो में देखे थे. हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज से इन्वेजन, और एक है कि को एक्सटिंक्शंस, मतलब दो जो ऑर्गेनिज्म है वो साथ में ख़त्म हो जाते हैं. अगर एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि मधुमक्खी है, वो अगर ख़त्म हुई तो जो जिन पौधों को वो जिनका पॉलिनेशन करती है वो भी ख़त्म होने लगते हैं. हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, ये सब एक्सप्लेन्ड है कि हैबिटेट लॉस में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पहले 14% एरिया में थे अर्थ पे, अब वो सिर्फ 6% एरिया में रह गए हैं. अमेज़न फॉरेस्ट, जिसको लंग्स भी बोला जाता है प्लैनेट के, सारी ऑक्सीजन वहाँ से आती है, उनका साइज अब कम होता जा रहा है क्योंकि उनको तोड़ा जा रहा है, वहाँ से पेड़ों को काटा जा रहा है और वहाँ पर ग्रासलैंड बनाकर वहाँ ग्रेजिंग एनिमल्स को ज़्यादा रियर कराकर और वो उनको मीट के लिए रियर करा. ये हमने देखा था. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी एनिमल को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने से, उन्हें ज़्यादा समुद्र से, जैसे सी काऊ, सेलर सी काऊ निकाली तो वो ख़त्म हो गई, पैसेंजर पिजन ख़त्म हो गए, तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल यहाँ है.
नाइल पर्च नाम की एक फिश है, इसको इंट्रोड्यूस जब किया गया दूसरी कंट्री में, अफ्रीका में, तो अफ्रीका की चिकलिड फिश वहाँ पे खत्म हो गई, जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज थे। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन में जो कैटफिश थी, अफ्रीका की कैटफिश, वो जब इंडिया में लाई गई और वहाँ इंट्रोड्यूस करी गई, तो इंडिया के वाटर में से इंडियन कैटफिशेस खत्म हो गई। ये कुछ स्पीशीज हैं, लैंटेना, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, कॉर्निया, जो कि इंडिया में सब जगह पे फैली हुई हैं। और दीज आर द स्पीशीज विच आर वी कैन से which are invasive species, they have come from outside, और आने के बाद इन्होंने इंडिया में सब जगह, ये एक्वेटिक वीड है और बाकी लैंड वाली वीड है, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट्स, तो ये एक्वेटिक एरिया में सब जगह फैले रहते हैं। एंड पैरेट ग्रास पार्थेनियम है, ये भी सब जगह वीड्स के फॉर्म में फैली हुई है। दिस आल्सो फ्लावरिंग प्लांट, लैंटाना, दिस आल्सो ग्रोइंग हियर एंड देयर एज अ अनवांटेड वाइल्ड प्लांट। को एक्सटिंक्शंस की बात करें तो बताया आपको कि एक ऑर्गेनिज्म मर जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, उसके डिपेंडेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। होस्ट फिश स्पीशीज, जो कि पैरासाइट छोटी स्पीशीज हैं, अगर अपनी होस्ट पे डिपेंडेंट, अगर उसकी होस्ट को खतरा होगा तो पैरासाइट्स भी मर जाएंगे साथ। अब हम क्यों सेव कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, इसके दो यूजेस बताए थे, नैरोली यूटिलिटेरियन, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी से, फूड, सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ये, हमें इनसे पैसे मिलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फाइबर, तो इससे ये हमारा यूज में आता है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज में अमेजोन फॉरेस्ट produce 20% of the total oxygen in the atmosphere, pollination of plants through pollinator, bees, bird, aesthetic pleasure, हमें बहुत खुशी होती है अगर हम किसी भी नेचुरल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट रहते हैं, पॉलिनेटिंग प्लांट्स, और फूलों को देखकर हमें कितनी अच्छा लगता है, तो ये भी एक हमारा इकोसिस्टम अपनी सर्विसेज के लिए भी बचाया जाता है। So we are saving ecosystem for the services it's giving us free of cost, जबकि वो सर्विसेज कैसी हैं, बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू है उनकी, अर्थ की अपनी नेचुरल ब्यूटी की वैल्यू है, एंड इसीलिए हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उनको प्रिजर्व करें और ये आगे की जनरेशंस को पास करें। रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, दो रीजन की वजह से हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन लिखने को कि डिस्क्राइब इन सिटू एंड एक्स सिटू, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सिटू में हम ऑन साइट, जहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म जिधर प्रेजेंट है उधर ही उसको कंजर्व करके और तभी हम उसको उसका नंबर मेंटेन करते हैं पॉपुलेशन का, तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन इज वी कैन से कंजर्वेशन इज इन सिटू। Protection of ecosystem, protected the diversity at the original natural form and natural place, like protection of whole ecosystem, पूरा ecosystem ही हमने बचा लिया, पूरा बायो रिजर्व बना दिया, पूरे एरिया को नेशनल पार्क का एरिया बना दिया, उस एरिया में जितने प्लांट है, जितने एनिमल है, वो सारे अपने आप ही प्रिजर्व हो गए, तो ये क्या हो गया, इन ऑन साइट हो गया, इन द नेचुरल कंडीशन। एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब क्या है, इन सिटू ऑब्जर्व कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज है। तो नेशनल पार्क का एग्जाम्पल आप दोगे, सेंचुरी का, सेक्रेड ग्रुप्स का इनका एग्जाम्पल दोगे फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स व्हेन दे आर इन इंडेंजर्ड। अब एक्स2 क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल अब खत्म होने ही वाले हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है, तो उनको प्रोटेक्ट करना, इंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए जरूरी है कि उनको एक्सटिंक्शन से बचाएं। तो एग्जाम्पल जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी,
जूलॉजिकल पार्क जो हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी जो है, उनमें हम जब देखने जाते हैं, नेशनल पार्क में वाइल्ड में फॉरेस्ट का एरिया होता है लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पर जूलॉजिकल पार्क में रख देते हैं अगर हम जानवर, जैसे कि मान लो कि टाइगर के नंबर बहुत ही कम हो गए, तो टाइगर की पॉपुलेशन को अभी भी कंजर्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम टाइगर्स को सही टाइम पर खाना देकर, सही जगह रखकर, और फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, एंड दैट इज द एक्सिटू कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क इसके एग्जाम्पल हैं, बॉटनिकल गार्डन इसके एग्जाम्पल हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी इसके एग्जाम्पल। कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो। अब कुछ वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिन्होंने समिट्स करी हैं अर्थ में अलग अलग जगह, जहाँ पर 1992 में वर्ल्ड समिट हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग नाम की जगह में 2002 में ये समिट, and in this summit 190 countries pledged their commitment to reduce the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level 2010। तो 2010 में इस समिट में 190 कंट्रीज ने प्लेज किया अपना कमिटमेंट रिड्यूस करने के लिए, जो आज जो करंट रेट चल रहा है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का ग्लोबल लेवल पे, उसको कम करने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया और एग्रीमेंट किया कि 2010 तक ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस को कंट्रोल कर लेंगे। दे विल बी रिड्यूसिंग ऑल्सो, कंट्रोल भी करेंगे और रिड्यूस भी करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लॉस को, इन्होंने प्लेज लिया। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, and this is for the today's class, and we will be discussing the same topic with the NCERT also. This is from the we can say PowerPoint, and now we will search the NCERT. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चैप्टर 11 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इन दिस वी कैन सी तो इसमें चैप्टर में हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया था। लास्ट टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है पहले पावर पॉइंट से, वो हम अब इससे भी पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical arguments. Now, how do we conserve biodiversity in situ and ex situ? It is given here, and we can see when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all species level is protected. तो जब हम किसी भी इकोसिस्टम को एज अ होल प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। जैसे एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, हम एंटायर फॉरेस्ट को सेव कर लेते हैं ताकि टाइगर सेव रहे। दिस अप्रोच इज इन सिटू, इसको ऑन साइट बोलते हैं अप्रोच को। एंड हाउएवर व्हेन देयर इज सिचुएशन वेयर एनिमल ऑन द प्लैनेट इज endangered or threatened and need urgent measures to save it from extinction, ex situ ऑफ साइट कंजर्वेशन इज द डिजायरेबल अप्रोच। पर अगर हमें इसको अर्जेंट मेजर लेना पड़े, बहुत कम हो जाए कोई स्पीशीज नंबर में, तो हमें एक्स सिटू यानी कि उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर ऑफ साइट कंजर्व करना पड़े, तो वो कहलाएगा एक्स सिटू कंजर्वेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स सिटू कंजर्वेशन। Okay, so now in situ conservation, faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic economically and not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. तो इतनी सारी स्पीशीज को बचाना है हमें,
इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है ग्लोबल लेवल पे, ये प्रॉब्लम है। तो इसको कंजर्वेशनिस्ट ने एड्रेस किया। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उन बायोलॉजिस्ट ने कुछ एरियाज को बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स बोला, एंड उन रीजन्स को बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर मिलती है, स्पीशीज रिचनेस बहुत मिलती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। दैट मीन्स वहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज मिलती हैं उस एरिया में जो कहीं और नहीं मिलती, इंडिया कहीं भी वर्ल्ड में नहीं मिलती। तो ऐसे इस एरिया को एंडेमिक स्पीशीज का एरिया बोलते हैं, और एंडेमिज्म इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। स्पीशीज आर कन्फाइंड टू दैट एरिया, नॉट फाउंड एनीवेयर। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए थे, सब्सिक्वेंटली 9 मोर उसमें ऐड हो गए हैं टू द लिस्ट। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अब 34 है। और आपको ये चेक करना है, इससे ज़्यादा भी अगर बायोडाइवर्सिटी हाल ही फिलहाल में ऐड हुए हैं तो आपको ये पता करना है कि वो कौन से हुए। तो देखना है अभी आपको कि कितने हो गए हैं। ये बुक में 34 दिए हैं, इसके आगे आप सर्च करके देखेंगे। दीज हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं कि जिनमें हैबिटेट लॉस देखा गया है। एंड दीज हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडिया में ये 3, इनमें से 34 में से इंडिया में 3 हॉटस्पॉट देखे जाते हैं, क्योंकि हैं एक वेस्टर्न घाट्स, एक श्रीलंका, इंडिया इंडो बर्मन एरिया एंड हिमालय। तो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका का एक हॉटस्पॉट माना जाता है, इंडो बर्मा का एक हॉटस्पॉट माना जाता है, हिमालयन का तीसरा हॉटस्पॉट। तो 3 हॉटस्पॉट इंडिया में वी आर सेइंग। although our country cover the country's exceptionally high biodiversity regions, although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of Earth's land area. अर्थ के लैंड एरियाज में सिर्फ लेस देन 2% एरिया इन हॉटस्पॉट का है, पर सारी बायोडाइवर्सिटी इन्हीं के अंदर है 2% एरिया। नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हार्बर एक्सट्रीमली है, क्योंकि इनके अंदर प्लांट और एनिमल्स की स्पीशीज बहुत ज्यादा है। एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन। इनका प्रोटेक्शन करेंगे, मास एक्सटिंक्शन बचा सकते हैं बाय ऑलमोस्ट 30%। In India, ecologically unique biodiversity-rich regions are legally protected as biosphere reserve. इंडिया में ऐसे यूनिक एरियाज को बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स बोला जाता है, और ये लीगली प्रोटेक्ट किए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहलाते हैं। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, इंडिया नाउ हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडिया में इतनी बायोडाइवर्सिटी के रीजन्स हैं, एक्सिटू प्रिजर्वेशन के 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इंडिया के अंदर हिस्ट्री है, रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन भी चलता है, जो प्रोटेक्शन ऑफ नेचर पे एम्फेसिस करता है। मेनी कंट्रीज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड and all the trees and wildlife within the venerated and given total protection such as सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स का एरिया उन्हें बोला जाता है, जहाँ पे सारे पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बेल्ट को पूजा करी जाती है, उनकी उन्हें उनको बचाया जाता है। ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स कहाँ पर हैं? हिल्स इन मेघालय में है, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका में, महाराष्ट्र में एंड सरगुजा में। तो यहाँ आपको ये नेम याद करने जरूरी हो जाते हैं। तो वेयर आर सेक्रेड ग्रूव्स लोकेटेड, सो यू शुड सेल हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स और थ्रेटेंड प्लांट्स देखे जाते हैं। एक्सिटू कंजर्वेशन, this approach, the animals and the plants are taken out from their natural habitat and placed in special settings. Zoos में इन्हें रखा जाता है, केयर में रखा जाता है, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में इनको रखा जाता है। There many animals have become extinct in the wild but continue to be मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वाइल्ड में अब दिखाई नहीं देते, पर वो जूज में भी जिंदा है। इन रिसेंट ईयर एक्सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड beyond keeping threatened species in enclosure. Now gamete और threatened species can be preserved. अब गैमेट्स भी इनके प्रिजर्व करके रखे जाते हैं यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। वाइबल कंडीशन में इन एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स के गैमेट्स रखे जाते हैं, एंड जिससे कि इनको फिर बाद में रिन्यू करके इनको इनके ऊपर दोबारा से इनको स्पीशीज को बचाया जा सके। Commercially, genetic strains of some important plants are also kept in seed banks.
तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स और सीड बैंक्स भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी को बचाने के जरिए हैं. दे आर ऑल्सो मेथड्स टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हैज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी सबकी कॉमन है, तो उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है. इट्स नॉट हैविंग एनी पॉलिटिकल बाउंड्री कि वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ समिट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस टेक प्लेस. अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो एरिया में 1992 में. An Earth Summit called upon all the nations to take appropriate measures for the conservation of biodiversity, sustainable utilization of its benefit. बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे नेशन साथ में आए थे रियो डी जेनेरियो 1992 में. एंड इसमें इसको अर्थ समिट नाम दिया गया और इसमें फॉलो अप किया गया, बेनिफिट्स देखे गए बायोडाइवर्सिटी बचाने के. वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक और हुई 2002 में, एंड जोहानिसबर्ग में ये हुई थी. साउथ अफ्रीका में 190 कंट्री ने प्लेज लिया कि अपनी कमिटमेंट रखेंगे और 2010 तक बायोडाइवर्सिटी का लॉस को रिड्यूस करेंगे. करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल्स एंड लोकल लेवल्स, सब में बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कम कराएंगे. तो ये देखा गया. एंड देन इसके बाद यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. So with this, I am going to finish the session here. So you will prepare the notes and you will study from this. So with this, I am ending the session.